हेलो आन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और शुरू करते हैं आपके आज के इस टॉपिक को, जहां हमने इसका पार्ट फर्स्ट क्लियर कर लिया था लास्ट सेशन में, और आज है आपका पार्ट नंबर 2। एंड गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है? एक बार बताएंगे ज़रा। महेश, अरुण, प्रभाकर, राजू, राम कुमार, चलो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियरली आ रहा है? एक बार फटाफट से बता देंगे। ठीक है, ऑल गुड। फर्स्ट पार्ट इसका हमने कर दिया था, उसको एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है। और इसी के अलावा जो हम बात करते हैं, कई स्टेजेस हमने इसमें डिस्कस की थी, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, एंड इसके आगे के फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज वाले सेशन में। जैसे सबसे पहली प्रक्रिया हमने बताई थी गैमीटोजेनेसिस की, गैमीट्स जो बनते हैं वो किस प्रकार से देखे जाते हैं। चलो सब ठीक है। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को भी। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में जल्द से जल्द तरक्की आए, आपका सिलेक्शन हो, देखिए बस एक यही आप सभी के लिए प्रे रहेगा। चलो, गुड मॉर्निंग एंड आते हैं टॉपिक पर। इसमें हमने पूरे प्रोसेस की जो जो बात की थी कि लैंगिक जनन आपका देखा जाता है, तो लैंगिक जनन की कुछ क्रियाएं आपको बताई गई थी, जिसमें सबसे पहली विधि आपने लिखी थी। ठीक है। पहला बताया था गैमीटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पर युग्मज का जनन होता है, जो युग्मज होते हैं उनका निर्माण होता हुआ नजर आता है। ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर स्टेजेस आएंगी, लेकिन गैमीट्स में भी हमने एक बात पढ़ी थी कि मेल फीमेल दोनों में अलग अलग गैमीट्स आपके दिखाई देते हैं। मेल गैमीट को स्पर्म और फीमेल गैमीट को ओवम के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रक्रिया अगर हम देखेंगे तो इसमें दो चरण लिखवाए थे कि एक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और एक oogenesis के नाम से जाना जाता है। एक बार जरा इसको ध्यान देंगे तो कुछ ये वाला पार्ट आपको बताया गया था कि इट इज द प्रोसेस बाय विच द गैमीट्स, या फिर जिन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, ये आपके ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। इनका जो प्राथमिक अंग है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके बनने की प्रक्रिया को हमने कहा था कि अगर नर की बात करेंगे तो इसका नाम दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में होता है oogenesis। हिंदी में इसको डिंब जनन के नाम से जानते हैं, और इसे कहते हैं शुक्राणु जनन। अब इन दोनों की बातें तो देखो ठीक है, शुक्राणु और डिंब जनन तो ठीक है, लेकिन एक सवाल जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि महिलाओं में कितने ओवम बनकर के तैयार होते हैं, प्रतिदिन पूछ ले या कंप्लीट एक मंथ में पूछ ले कि पूरी एक साइकिल में कितने ओवम बन करके तैयार होते हैं, तो वहां आप बताएंगे केवल एक ओवम जो है वो बनता है। ठीक है, केवल एक ओवम जो है वो बनता है। बाकी स्पर्म्स की बात करेंगे तो एक छोटे से सेल से लगभग 4 आपके सेल्स बन करके तैयार हो जाते हैं। हम देखो कैसे होते हैं, इसकी विधि एक बार जरा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्रोसेस आपका देखने को मिलता है। हमारे पास एक माइटोसिस और मियोसिस के नाम से समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये दो विधियां होती हैं। इसके अंदर भी अगर हम बात करें कि हमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, लेकिन आप जानते हैं एक छोटा सा क्या है, स्पर्म बनाने वाला स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इसको शुक्राणु का एक कोशिका यहाँ पर बोला जाता है कि सबसे छोटा सा कोशिका यहाँ पर उपस्थित होगा। ये कोशिका पहले दो अलग अलग कोशिकाओं में टूटती है, और उसके बाद जब इसका विभाजन होगा तो ये दो से कितनी बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी, और कुछ इसी के बाद आपके ये स्पर्म जो है वो बन करके तैयार होते हैं। कहने की बात क्या है, आप देखते हैं कि स्पर्म्स की संख्या जो होती है वो मिलियंस में होती है।
ठीक है, लेकिन ओवम जो है वो हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक ही बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के प्रोसेस में क्या है, अंतर आपको दिखाई देता है। ठीक है, ओवरी दो होते हैं लेकिन ओवम जो है वो एक ही साइड से डिस्चार्ज होकर के तैयार हो जाता है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो एक स्पर्मेटोसाइट से हमारे 1 से 2 और 2 से 4, लेकिन एक पूरी साइकिल की बात करी जाए तो लगभग 4। ऐसे ही हम कितनी साइकिल्स यहाँ पर देखेंगे तो मिलियंस की संख्या में इनका निर्माण जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल हो जाएगा। और इसका पीडीएफ जो आपका पिछला भी क्लास हुआ था वो सब आज आपको अपलोड करा दिया जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद, राइट। तो क्वेश्चन अगर आता है कि भाई स्पर्म्स की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे मिलियंस में होती है। यहाँ पर आप एक जो सेल लेके चलते हो, जो पेरेंट सेल होता है आपका, वो होता है 2n अवस्था में, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। इसको डिप्लॉइड कहा जाता है। ठीक है, और ये जब टूटता है तो ये टूटेगा 2 हैप्लॉइड कोशिकाओं में, और फिर ये टूट जाएंगे अगेन 2 और हैप्लॉइड कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर ये 4 जो बने हैं ये चारों ही वैलिड होंगे और इन्हीं के थ्रू पूरा प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जिस किसी की भी बैकअप क्लासेस बहुत ज़्यादा छूटी हुई हैं वो आप धीरे धीरे करके कवर कर सकते हो। पहले बैकअप क्लास करें कि लाइव क्लासेस, दुविधा में मत रहना। जो क्लास आपकी लाइव चल रही है आप वहाँ से शुरू कर लो, और जो रह गया है उसको आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नोट्स अभी क्लास खत्म हो जाए वाली उसके बाद आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ दिखाई देता है। और इसी प्रकार से अगर मैं महिलाओं में देखूं तो देखो होता महिलाओं में भी सेम है। ये 2n है, इससे हमारे पास क्या बनेंगे, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर बन करके तैयार हो रहेगी। एक 2n में लेकर के चली थी, एक छोटा सा n बनेगा और एक हमारा मेन सेकेंडरी oocyte होता है। इसको कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, पोलर बॉडीज यहाँ पर कहते हैं। ये पोलर बॉडी जो आपको बनती हुई दिखाई दे रही है ये दोबारा टूटेगी 2 में और ये टूटेगी फिर से 2 और में, लेकिन उसमें से एक ही आपका क्या कंसीडर होगा, ओवम के तौर पे। बाकी की तीनों शरीर से बाहर डिस्चार्ज हो जाती हैं। इसे पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए केवल और केवल एक ही पूरा जो ओवम है वो बनकर के क्या होता है, रेडी होता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई, जल्दी से बताइए एक बार। तो दोनों में विधि सेम होती है, लेकिन हाँ फर्क जो आता है वो आता है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर ये चारों ही काम कर रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है। ये कहानी आपको दिखाई देगी। इन्हें oocyte कहते हैं, ओवम बनाने वाले। oocyte, साइट मतलब सेल, ओवम के लिए ओ आ रहा है। स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्म को बनाने वाले सेल, स्पर्मेटोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, समझ आया कि नहीं। तो ये चीज़ सिर्फ आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, नोट वोट करने की उसकी वो रिक्वायरमेंट है नहीं। बाकी जो मेन पार्ट था वो आपने लिख ही लिया है। ये पूरा पेज स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, ये एक वही वजह है जिसमें हमने जाना कि क्यों मिलियंस में स्पर्म बनते हैं और ओवम सिर्फ एक ही बनता है, क्योंकि 3 पोलर बॉडीज होती हैं वो बॉडी से बाहर निकल के डिजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण क्या आएगा कि यहाँ से जो मेल गैमीट बना है वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल गैमीट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज लिखेंगे इंसेमिनेशन। इसमें लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ सीमेन। सीमेन के अंदर कैल्शियम, कुछ फ्रक्टोज एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मौजूद होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर शुक्राणु भी आएंगे। ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इसका स्थानांतरण जो है वो कहलाता है इंसेमिनेशन। नोट करिए भाई। डिप्लॉइड बेटा सेल होता है। सेल जो होता है वो डिप्लॉइड और हेप्लॉइड हो सकते हैं कि या तो वो आपका प्रॉपर 2n अवस्था में दिख रहा है जिसका डिवीजन नहीं हुआ है, और अगर n है इसका मतलब ये डिवाइड हो चुका है। इस वाले को डिप्लॉइड कहते हैं 2n अवस्था को, और n अवस्था को हेप्लॉइड कहते हैं कि ये सिंगल स्टेज में आपको दिख रहा है। ये डबल है, इसका न्यूक्लियस अभी पूरा बंधा हुआ है। ठीक है, नचिता क्लियर है।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेज लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया स्वाति। यादव जी ये सब चीजें करा दी हैं पिछले सेशन में, एक बार आप चेक कर लेना, फर्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें बता दी हैं। क्लियर? पहला फॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसफर यहां पर हो जाता है। ओके अखिलेश जी बिल्कुल कर सकते हैं, जिस किसी की भी आज पहली क्लास है आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लिख लिया सभी ने? क्या हुआ अनुराग? चलिए नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं, और थर्ड स्टेज में क्या होगा, निषेचन की विधि देखी जाती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसे निषेचन कहते हैं। यहाँ पर जो दो अलग अलग गैमेट्स बने थे उनका फ्यूज जो है वो हो जाते हैं, उनका फ्यूजन यहाँ पर देखा जाता है। इन दोनों की अवस्था क्या थी, ये बेसिकली एक सिंपल गैमीट है, तो एन स्टेज में होगा, हेप्लॉइड स्टेज में होगा, समझना बात को। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये बनकर के क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, जिसको युग्मनक कहा जाता है। ये 2n अवस्था में होता है, जिसको आप कहते हो डिप्लॉइड। ठीक है, एक शुक्राणु डिंब से जाकर के जब मिलेगा तो जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, और अल्टीमेटली वो आपका डिप्लॉयड अवस्था में दिखाई देता है। ठीक है, जो चल रहा है पहले उसको पढ़ लो एक बार, है। प्रैक्टिस शीट्स आपको अपलोड हो चुकी हैं, एक बार चेक करिएगा, प्रैक्टिस शीट सारी अपलोड करा दी थी, परसों ही हो गई थी, परसों ही जा चुकी है बेटा प्रैक्टिस शीट सारी, एक बार चेक करना, अपलोड हो गई होंगी। ठीक है, नोट करो, ये थर्ड स्टेज, निषेचन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। रीजनिंग की क्लास भी हो जाएगी आपकी। चलो अभी जितने भी डाउट्स हैं लेते हैं, सेशन के एंड में बात करते हैं इन सबको, पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए चैप्टर को। करेक्ट, तो ये कहलाता है फ्यूजन, जो कि इस प्रकार से दिखाई देगा। और देखो रही बात मॉक टेस्ट की, तो लगभग हर चैप्टर के बाद आपको सवाल कराए जाते हैं, और बाकी चैप्टर पूरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आपको मॉक टेस्ट जो है वो कराए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं होंगे या आपको सवाल नहीं कराए जाएंगे। तो अभी भी आपने देखा कि कल भी टॉपिक खत्म हुआ, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो बाकी भी मॉक टेस्ट करा देंगे, और प्रैक्टिस शीट्स जा चुकी हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। राइट, चलो थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज आती है कि देखो जब फ्यूजन हो जाता है, इसके बाद आप जानते हैं कि कंप्लीट एक नॉर्मल आपका जाइगोट जो है वो बन करके अगर तैयार हो गया है, तो उसके बाद पूरा का पूरा जो गर्भकाल है वो दिखाई देता है, और बच्चे का निर्माण इसमें शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जाइगोट जाएगा कहाँ, ये जाइगोट जाएगा और जाकर के गर्भाशय की एक परत के अंदर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। यानी मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से आपकी बॉडी से यहाँ से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद इसको यहाँ पर क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, और फ्यूज करने के बाद ये आएगा और आकर के एक अंदरूनी परत पर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, इधर दिस साइड और दिस साइड, किसी भी एक साइड पर आकर के क्या कर लेगा, इस गर्भाशय की दीवार में आकर के फिक्स हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि जो जाइगोट है वो जाकर गर्भाशय की एक दीवार में, एक वॉल में फिक्स हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखा मैडम अभी तक नहीं हुई है प्रैक्टिस शीट। अच्छा,
एक बार मैं चेक करती हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि बेटा देखो जा चुकी थी, अब वो अपलोड होने में अगर दिक्कत आई होगी, कल संडे था, बोल तो दिया था। बाकी एक बार मैं चेक करके आप लोगों को आज पॉजिटिवली सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज जो हमारी दिख रही है उसे इम्प्लांटेशन यहाँ पर कहा जाता है। देखिए ज़रा इसको, द अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं, या तो इसको निषेचित डिंब कह लो या ब्लास्टोसिस्ट कह लो, इसका यूट्रस की दीवार में क्या हो जाना, स्थानांतरण हो जाना, इसको कहा जाता है कुछ इस प्रकार से। नहीं कुलदीप, बिल्कुल नहीं। नोट करिए भाई फटाफट से। सो इसे कहते हैं गर्भावस्था की शुरुआत में निषेचित डिंब या ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में स्थानांतरण हो जाना, फिक्स हो जाना, उसकी दीवार से जुड़ाव हो जाना। क्लियर? डिप्लॉइड सेल होता है राजू, मतलब एक कोशिका जो कि आपकी इस अवस्था में है जहां पर उसका न्यूक्लियस अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, उसको डिप्लॉइड कहेंगे। डिप्लॉइड है यानी कि अभी वो एक पेरेंट सेल कही जा रही है, और उसके बाद वो टूट करके एक हैप्लॉइड सेल में रह जाती है। चलिए, इसको अंतःरोपण कहा जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन को हिंदी में लिख लो। सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, क्यों समस्या ले रहे हो? अब इतना ज्यादा अगर ऐसे परेशान होगे तो कैसे काम चलेगा? यहाँ पर अगर आपने कहा कि ये इम्प्लांट हो रहा है, तो प्रॉपरली देखो कुछ इस प्रकार से, ये जाइगोट में जो भी था जाकर के क्या हो गया, प्रॉपर लेयर के अंदर ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद यहीं पर पूरे 9 महीने क्या चलता है, गर्भकाल चलता है, यानी कि 9 मंथ्स की गेस्टेशन पीरियड कही जाती है इसको। गर्भकाल या गर्भावस्था यहाँ पर कहा जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड है, 40 हफ्ते कह लो, 280 दिन कह लो, या 9 महीने 7 दिन का लगभग ये ड्यूरेशन आपको दिखाई देता है। तो इसे आप कह सकते हैं गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल, गर्भावस्था इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड, सामान्य। नोट करिए इसे। पांचवा चरण कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है संजय, संजय रावल आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, नोट किया। फोर्थ नंबर जो अभी हमने बात की थी उसमें आपका कंप्लीट। चलो,
ये नंबर 5 है। इससे पहले हमने इम्प्लांटेशन की बात करी, ये नंबर 4 था। उससे पहले निषेचन नंबर 3 था। अब देखिए होता क्या है, सिंपल सी ये कहानी आप लोगों ने अभी समझी कि मैम एक मेल और फीमेल गैमीट मिलकर के क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। वो जाइगोट एक सेल होता है, सिंपली एक सेल आपको दिखाई दे रहा है। आप देखना जरा इधर, ये हमारे पास क्या है, एक निषेचित डिंब है, एक छोटा सा सेल है। ये एक जो है वो टूटेगा 2 सेल्स में, वो 2 टूटेंगे 4 सेल में। इधर ध्यान से देखते चलो भाई, एक टूटा 2 के अंदर, 2 से बने 4, 4 से कितने बन गए, 8 बन गए। और 8 के बाद बनती है, ये 8 वाली स्टेज से बन गई 16 वाली स्टेज। 16 की स्टेज हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और फिर बनती है 32 सेल की स्टेज। यानी कुछ इस प्रकार से इसमें लगातार क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको 1 महीने के ड्यूरेशन में देखते हैं। यूजुअली जब आप कहते हैं कि भाई प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, वहां से लगभग 1 महीने के अंदर एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब आपका कुछ ये वाला स्टेज बन जाता है, तब आपको इसके ड्यूरेशन के बाद जो बच्चा दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार का नजर आता है। यानी ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये 1 महीने का फीटस यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको आप एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए पहले समझ लीजिए, चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम सेशन के एंड में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए किसी के कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आप कमेंट भी मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद हम सेशन के एंड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी अभिषेक जी बिल्कुल है ये, ठीक है। फिर कहोगे ये समझ में नहीं आया। जब समझने की बात होती है तो इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझते हो, फिर कहते हो मैम हमारा ना चैप्टर समझ में आया ना हमारे डाउट्स क्लियर हुए। तो पहले पढ़ लो जरा इस चीज़ को, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो खामखा। तो ये प्रोसेस आपको दिखाई देता है कुछ ड्यूरेशन 1 मंथ के लगभग, यानी कि कंटिन्यूस इसमें क्या चलता रहता है, चेंजेस चलते रहते हैं। एक सेल था, ये एक डिम्ब आपको दिखाई दे रहा है, निषेचित डिम्ब जो आपका होता है फर्टिलाइज्ड एग। फिर ये 2 में बदला, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 सेल, जिसको हमने कहा था कि ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। और तब ये जाकर के क्या हो जाएगा, गर्भाशय की एक दीवार पे जाके फिक्स हो जाता है। अब देखो जब ये इतना बन जाएगा, इसके बाद क्या होगा, यानी कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये 32 सेल की स्टेज बन गई है, तब हमें सिर्फ कुछ इस प्रकार का फीटस दिखाई देता है। ये 4 हफ्तों का है, 4 हफ्ते मतलब लगभग 1 मंथ का है। इसके अंदर अभी ना तो किसी प्रकार से कोई हाथ पैर प्रॉपरली बने हैं, ना कोई अंग ठीक से बना है, केवल और केवल इसकी जो दिल की धड़कन होती है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहले महीने का सिम्टम साइन क्या होता है कि भैया वहां पर बच्चे की धड़कन जो है वो सुनाई देने लग जाती है। उसके बाद ये 10 हफ्ते का है, फिर धीरे धीरे करके 16 हफ्ते, फिर ये 20 हफ्ते, इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन इसके नाम को भी हम देखो अलग अलग जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 हफ्ते तक का आपके पास कोई भ्रूण है, तो आप नॉर्मली उसको क्या नाम देते हो कि वो हमारे पास एक जर्म सेल के तौर पे जाना जाता है। फिर उसके बाद उसका विकास होता है, तो एक स्टेज आती है लगभग 3 से लेके 8 हफ्ते तक, 3 to 8 वीक्स, तब आप उसको एम्ब्रियो के नाम से, भ्रूण अवस्था के नाम से जानते हो कि अभी ये भ्रूण अवस्था है। देख रहे हो इसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, इसकी स्पाइनल कॉर्ड बन रही है, अभी प्रॉपर हाथ और पैर भी नहीं बने, उंगलियां भी नहीं बनी हैं। फिर उसके बाद जब ये प्रॉपर 9 हफ्ते के बाद डेवलप होता है, फिर इसको हम फीटस के नाम से जानते हैं। यानी कि लगभग तकरीबन 9 हफ्ते तक तो हम इसे किसी ठीक नाम से नहीं जानते हैं। यह आपका जर्म सेल, एम्ब्रियो और फीटस 3 अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपके स्टेजेस होते हैं पूरे 9 मंथ के दौरान, जिसमें बच्चा कंटिन्यूसली क्या करता है, विकास करता है। तिमाही बोला जाता है, 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर बन जाते हैं। पहले 3 महीने, क्योंकि पूरी 9 महीने की गर्भकाल होती है, पहले 3 महीने, फिर उसके बाद अगले 3 महीने जिसको सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जानेंगे, और फिर लास्ट के 3 महीने इसको ट्राइमेस्टर लिख देते हैं या तिमाही लिखा जाता है। कहते हैं ना कि भाई पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तो ऐसे 3-3 महीने में इसका डेवलपमेंट जो है वो डॉक्टर एनालाइज यहाँ पर करते हैं। और उसके बाद जब फाइनल रेडी टू डिलीवर होता है बच्चा,
तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि उसका सर जो है वो पहले बाहर आता है और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी जो है वो साथ में बाहर आती है। लेकिन ड्यूरिंग 9 मंथ्स एक ये लेयर अंदर की तरफ देख रहे हो, ये लेयर जुड़ जाती है माँ और बच्चे के बीच में संपर्क बनाने के लिए। ये एक नलिका आपको दिख रही है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, गर्भनाल धमनी जिसको कहा जाता है। ये गर्भनाल बेसिकली बच्चे और माता के बीच में क्या बनाती है, कनेक्शन बनाती है, यानी कि ये डेवलप करती है कि कैसे पोषक तत्व अंदर तक जा सकते हैं बच्चे के। राइट, चलो। वो प्री मच्योर जिसको डिलीवरी कहते हैं वो होती है कि 7 महीने पे हो गई, 8 महीने पे हो गई, वरना आपको यूजुअली जो दिखाई देती है वो 9 महीने की होती है। जब आप बात करोगे पहले महीने के अंत पे, जब बच्चा 1 महीने का लगभग हो जाता है, तो 1 महीने में उसके कौन कौन से अंग बनते हैं, गर्भावस्था का पहला महीना, उसमें देखो इसकी आंखें आ जाती हैं, इसका चेहरा बन जाता है, बाकी कुछ नहीं है, नाक कान नहीं है, केवल आंख है, चेहरा है। उसके बाद ये पूरा का पूरा इस द्रव्य में यहाँ पर तैर रहा है। इसके दिल की धड़कनें जो हैं वो सुनाई दे जाती हैं, जो सोनोग्राफी से टेस्ट होते हैं उससे पहले महीने के एंड पे लगभग 5वें हफ्ते पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, बच्चे की हार्ट बीट बता देते हैं कि हाँ भाई बच्चा ठीक है या किस प्रकार से उसकी चीजें दिखाई दे रही हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ भाई। चलिए, ये पूरा डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर आपको दिखाई देता है। राइट, सो ये कंप्लीट 9 मंथ्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद 6 स्टेज आती है जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी या बच्चे को जन्म देना, प्रसव जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी एक झिल्ली लगी होती है जिसको प्लेसेंटा की झिल्ली कहते हैं, जो इस कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है। लिख लेना, इसको प्लेसेंटा कहा जाता है। और ये नलिका गर्भनाल कही जाती है। ठीक है, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इट कनेक्ट्स फीटस टू मदर। यह माता व बच्चे के बीच नोट करिए इसे। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या है किसी के मन में? तो पार्चुरेशन, डिलीवरी, प्रसव की पीड़ा जिसको कहते हैं, ये आपका बच्चे को जन्म देने का विधि यहाँ पर दिखाई देगी। राइट, चलिए नेक्स्ट स्टेज आती है, यानी कि जब डिलीवरी बच्चे की हो गई लगभग कुछ इस प्रकार से, ये पहले सर जो है वो बच्चे का बाहर आता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ ना जो प्लेसेंटा की झिल्ली आप अंदर देख रहे थे वो भी बाहर आ जाती है। ठीक है, वो भी बाहर आ जाती है, और साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड भी आपकी बाहर आ जाती है। यानी कई केसेस में तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद ये कहलाती है आपकी प्लेसेंटा, क्योंकि ये बाहर की तरफ आ गई है। प्लेसेंटा है क्या? तो प्लेसेंटा एक प्रकार का टिश्यू है जो कि बेसिकली आपके माँ और बच्चे के बीच में पोषण देने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। दूसरी बात कि जब मान लीजिए बाहर आ गई है, अब इस वाली नलिका को, ये जो पूरी की पूरी कनेक्ट हो रही है, इसको कब कट करना चाहिए, इसको काटना कब चाहिए? ठीक है, ये लगभग 2 से 3 मिनट बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, ताकि माँ और बच्चे के बीच में जो एक ब्लड का कनेक्शन है वो डायरेक्टली कट ना हो जाए। तो इसीलिए कम से कम जन्म के 2 से 3 मिनट बाद इस नलिका को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करती है मदर टू फीटस, माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनाने का ये कार्य यहाँ पर करती है। ठीक है, कनेक्ट के बाद क्या लिखा है तो आप ये देख सकते हो, कनेक्ट के बाद लिखा है फीटस टू मदर, FOETUS, फीटस टू मदर। ठीक है, तो इसे कहते हैं पूरा का पूरा पार्चुरेशन।
ये जिस द्रव्य में तैर रहे होते हैं उसको एमनियोटिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है, जिस लिक्विड के अंदर ये बच्चा पूरे यूट्रस में तैर रहा होता है। अभी सब कुछ लिखेंगे इसको ना। चलो एक पॉइंट लिख लेना। एमनियोटिक द्रव्य, इट इज द फ्लूइड वेयर फीटस फ्लोट्स। भ्रूण जिस तरल पदार्थ में, आप लिख सकते हैं तैरता है या रहता है, ठीक है, उसे एमनियोटिक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ऊतक की तरह हार्मोन बनाने में मदद करता है। वह माता और बच्चे के बीच पोषण, ऑक्सीजन पहुंचाता है। लिखो भाई फटाफट से। ठीक है, तो प्लेसेंटा एक प्रकार का टेम्पररी ऑर्गन है, जिससे आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनेगा, उसके बाद ही गायब हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन देगा, पोषण तक जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको पहुंचाने का ये काम करता है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो एक टेम्पररी ऑर्गन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स को प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनाता है, एंडोक्राइन टिश्यू, इसीलिए हम इसको एक स्पेसिफिक उस पर नहीं पढ़ते। इट इज अ टेम्पररी ऑर्गन। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे लिखेंगे। अगर आपको पूरे के पूरे एक लेयर दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से जो पूरा बच्चा है वो जुड़ा हुआ है, ठीक, तो ये जो पूरा भाग आप देख पा रहे हैं, ये एक लेयर है प्लेसेंटा की,
और ये जो नलिका जुड़ रही है इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जो कि किससे जोड़ रही है, बच्चे से जोड़ करके रखे हुए है। तो ध्यान रखना है इस बात का भी। प्लेसेंटा एक टिश्यू है, एक लेयर है, एक झिल्ली है, जो कि इस नलिका, एक नली है, उसके माध्यम से ये उसको पहुंचा रही है। ठीक है, पूरे यूट्रस में जो द्रव्य है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। नोट करो भाई फटाफट से। चलिए, लिख लिया सभी ने? ओके, नेक्स्ट लिखना एक लाइन को, प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी ऑर्गन। ठीक है, प्लेसेंटा एक अस्थाई अंग है। यह केवल गर्भ धारण के समय बनता है। इट फॉर्म्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको फटाफट से। कौन से डायग्राम की बात कर रहे हो धर्मेंद्र? डायग्राम नहीं बनाना है भाई, डायग्राम नहीं बनाना है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम आपको नहीं बनाना है, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको डायग्राम, उसकी समस्या मत लो। चलिए, दोनों नहीं आएगा, या तो स्टेटमेंट देगा टेम्पररी ऑर्गन है, या पूछेगा एक एंडोक्राइन टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज आती है, ये 6 स्टेज थी आपकी पार्चुरेशन, लास्ट स्टेज को कहते हैं लैक्टेशन, जो आपका प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन मिल्क। ठीक है, दुग्ध उत्पादन की क्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स मदद करते हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं। आपके एंडोक्राइन सिस्टम में प्रोलैक्टिन हो गया, मिल्क इजेक्शन वाला ऑक्सीटोसिन हो गया, ये आपके ब्रेन में से रिलीज होते हुए नजर आते हैं। याद करो पिछले चैप्टर हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, वहां पर इंटीरियर पिट्यूटरी में एक हार्मोन बताया था प्रोलैक्टिन, जो बनाते में मदद करता है, और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला रिलीज करने में मदद करता है। तो आप लिख सकते हैं मस्तिष्क के आधार पर बैठी हुई पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी हमने पढ़ा था, ये दुग्ध उत्पादन में प्रोलैक्टिन और दुग्ध के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन बनाने का कार्य करती है। तो लास्ट स्टेज आपकी कही जाएगी कुछ इस प्रकार से। पहली बार क्लास कर रहे हो क्या तुम, ये बताओ? है
क्लास के बाद में आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में जितने भी ये डायग्राम्स हैं, जो भी रिटन नोट्स हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। जो लिखवाया जा रहा है जो पीडीएफ में है वो सब कुछ मिल जाएगा। क्लास खत्म तो होने दो, क्लास को खत्म तो होने दो। डायग्राम होगा तो डायग्राम भी मिलेगा, लिखा हुआ है तो लिखा हुआ भी मिलेगा है। चलिए ऋषिराज, वो बस कहा जाता है, होता नहीं है ऐसा। हाँ अनुराग, बिल्कुल हो जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लासेस कर सकते हैं। कुछ आपके 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स आपको अभी करवा देंगे। उनके बाद सिलेबस आपका लगभग हो जाएगा। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी खत्म हो चुकी है। तो लिख लिया सभी ने? तो भाई देखो, कुल मिलाकर के सारे स्टेजेस हैं, एक बार इनको रिकॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे सबसे पहला हमने बताया था गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स का बनना। उसके बाद सीमेन ट्रांसफर यानी इंसेमिनेशन के नाम से इसको जाना था। थर्ड स्टेज हमने बताई फर्टिलाइजेशन, निषेचन की विधि जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका इम्प्लांटेशन, यानी कि जाइगोट का इम्प्लांट हो जाना यूट्रस में। फिर आता है प्रेगनेंसी पीरियड जिसको गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। फिफ्थ स्टेज थी आपकी एंड सिक्स स्टेज में पार्चुरेशन। अब उसको पार्चुरेशन लिख लो या डिलीवरी लिख लो। और लास्ट स्टेज लैक्टेशन की। तो लगभग इस पूरे चैप्टर में ये सारी स्टेजेस थी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दिखाई देती हैं और एक बच्चे के जन्म में मदद करती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इस प्रकार से था। अब इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और कुछ चीज़ें आती हैं, उनको भी एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, उनको भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया, चाइल्ड बर्थ में कुछ हॉर्मोन्स मदद करते हैं और स्पेशली आप हॉर्मोन्स के नाम में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन को जानते हैं। इसके अपार्ट भी 3 हॉर्मोन्स और यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है HCG। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अगर पूछ ले कि ये HCG क्या है तो आप बताएंगे कि ये गर्भावस्था में बनने वाला वो हार्मोन है जो कि हमारे इस प्रकार से यूट्रस में दिखाई देता है। तो इसको लिख लेना, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, फिर आता है दूसरा, दूसरे वाले का नाम क्या है? तो HPL। HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। बाकी एस्ट्रोजन काम करेगा ओवम के बनने में, और प्रोजेस्टेरॉन ये केवल और केवल कब बनता है? जब प्रेगनेंसी होती है। ओनली इन दी प्रेगनेंसी, केवल गर्भधारण के समय बनता है। नोट करेंगे, ये सारे हॉर्मोन्स आपके काम करते हैं। बाकी मिल्क प्रोडक्शन में हमने प्रोलैक्टिन पढ़ा, ऑक्सीटोसिन पढ़ा। ऐसे ही आपका एक और आ जाता है रिलैक्सिन, जो रिलैक्स कराता है यूट्रस की वॉल्स को। तो ऐसे कई सारे हॉर्मोन्स हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे होंगे। रिलैक्सिन, ठीक है, नोट कर लेंगे भाई ने। डिलीवरी तो 6, 7, 8, 9 महीने के अंदर भी तो होता है ना। होने को तो तुम डिलीवरी 6 महीने में भी करा लो, लेकिन वो इमैच्योर, जिसे आप प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं, वो कही जाती है। बच्चे का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ होता, क्योंकि हर महीने उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं। संदीप कुमार, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिख लीजिए। लिखना किस भाषा में है ये आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे ह्यूमन हॉर्मोन्स होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदद करते हैं। नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखो आप लोगों ने कई बार एक प्रोसेस सुना होगा कि माताएं जिम्मेदार होती हैं अगर लड़की पैदा होती है तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लिंग निर्धारण की बात करें तो एक तकनीक शुरू की गई थी एक समय पर जिसका नाम था एमनियोसेंटेसिस। आपने कहा कि ये पूरा का पूरा जो बच्चा है वो जिस भ्रूण में तैर रहा है, जिस लिक्विड में तैर रहा है, उस लिक्विड को हम नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जैसा अभी हमने लिखा भी था, इसको एमनियोटिक द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब होता क्या था कि लोग जाते थे डॉक्टर के पास और टेस्ट कराते थे जिसमें ये एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करते थे और पता करते थे कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। वो ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता था कि कहीं बच्चे में कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं आ रहा, बच्चा कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के साथ जन्म तो नहीं ले रहा है, और इस चीज के लिए ये टेस्ट किया जाता था। लेकिन लोगों ने एक समय पर आकर इसका बहुत गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। लोग ये चेक कराने लग गए कि भाई जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का है या लड़की है, और जैसे ही उन्हें पता चलता था कि लड़की पैदा होने वाली है वो उसकी हत्या यही गर्भ में ही कर देते थे, यानी अबॉर्ट करा देते थे। तो इस प्रक्रिया को हमने कई पहले भी सुना था कि इसे फीमेल फीटिसाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो टेक्निक होती है इसको कहते थे फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। देखो साइड वर्ड किलिंग के लिए आता है, मारने के लिए। फीटस हो गया, फीमेल मतलब कन्या, तो आप बता सकते हो इस प्रक्रिया को कहते थे कन्या भ्रूण हत्या। और क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होने लगी थी इसीलिए जो टेस्ट था आपका ये बैन कर दिया गया। ये तकनीक थी जिसका नाम था एमनियोसेंटेसिस, जिससे पता करना क्या था भाई, इसका उद्देश्य तो था कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, इसको पता कर लिया जाए। ठीक है, जिससे आप कहते हो कि कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है। तो इट इज जस्ट टू टेस्ट आउट कि भाई कोई किसी प्रकार का डिसऑर्डर तो नहीं बच्चे में बन रहा। लेकिन लोगों ने जब इसका दुरुपयोग करना, इसका गलत उपयोग करना शुरू किया तो इस टेस्ट को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। तो ध्यान रखना कि एक तकनीक ऐसी भी शुरू की गई थी। वजह क्या थी, जस्ट टू फाइंड आउट कि आनुवांशिक कि बच्चा मान लो पैदा हो गया, कोई बीमारी आ रही है तो वो आगे कैसे सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो अब ये इलीगल है, इसको फिर भी आप देखते हो भारत में लोग छुप छुपा करके करते हैं, चेक करते हैं कि भाई बच्चा लड़का है या लड़की है, लेकिन ये चीज गलत है। और दूसरी चीज अगर कही जाए कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या मदद करेगा, तो आप जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, पुरुषों के अंदर गुणसूत्र होता है एक्स वाई, जो महिलाएं होती हैं उनका गुणसूत्र कहलाता है एक्स एक्स। अब अगर देखा जाए तो एक्स गुणसूत्र तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर अलग क्या है, वाई। अगर ये वाई जाकर के इस एक्स को या इस वाले एक्स को निषेचित कर दे तब क्या बनेगा, लड़का बनेगा। लेकिन अगर इसका एक्स वाला जाकर के क्या कर रहा है, निषेचित कर रहा है, तो दोनों ही केसेस में क्या बनेंगी, लड़कियां बनेंगी। तो कहा यह जाता है कि माता जिम्मेदार है, लेकिन माता जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार पुरुष है, और पुरुष का ये एक्स गुणसूत्र जिम्मेदार है। जिसकी वजह से आप देखते हो कि भाई अगर पुरुष का वाई वाला जा रहा है तो लड़का, और एक्स वाला जा रही है तो लड़की। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके बेसिस पर जज किया जाता है कि लड़का जन्म लेने वाला है या लड़की। हालांकि ये धारणा गलत है। आप देख रहे हो आज के समय पर लड़का और लड़की दोनों एक बराबर हैं, और दोनों की ही अपने अपने इम्पोर्टेंस पूरे सोसाइटी में देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए
तो कुछ इस प्रकार से माना जाता था, लेकिन अब इस चीज़ को क्या कर दिया गया है भैया, बैन वैन कर दिया गया है। ये पूरी सोनोग्राफी वगैरह जो है वो पहले कराई जाती थी। ये पूरा तैर रहा है एमनियोटिक द्रव्य में, ये अल्ट्रासाउंड कराते थे, सोनोग्राफी वगैरह होती थी, ये सारे टेस्ट आपके यहाँ पर कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। यहाँ तक आई होप कि सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। बाकी इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में कराते हैं, यानी कल कराते हैं कुछ सवाल, और मॉक टेस्ट जो रहेगा वो आपका कल रहेगा इस चैप्टर का, और इसकी पूरी पीडीएफ भी आप लोग को आज अभी सेशन के बाद मिल जाएगी। ठीक है, दोनों नहीं जा सकते, एक ही गुणसूत्र जाता है, क्योंकि जब भी क्रॉसिंग होती है तो उसमें एक ही आपका हैप्लॉइड सेल जो है वो ट्रांसफर होता है और फ्यूजन कराता है। तो कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स अभी इस चैप्टर के और बचे हुए हैं, उनको कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास में, कल सुबह 8 बजे। यहाँ तक का रिविजन कर लेना बढ़िया तरीके से। पीडीएफ प्रैक्टिस शीट की जो समस्या है मैं अभी अपलोड करवा दूंगी, चेक करती हूँ कहाँ दिक्कत आपकी आ रही है। बाकी ठंड पाओ यार, मस्त तरीके से रिविजन करो, सारा सिलेबस भी तुम्हारा हो जाएगा। एक बीमारियों का चैप्टर है, उसको हम अगला शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और इसी के साथ आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनके लिए मैं अलग से एक डाउट सेशन आपका कंडक्ट करूंगी। कब होगा वो आपको कल बता दिया जाएगा। कल पहले इस चैप्टर का मॉक टेस्ट कर लेते हैं, सो दैट कि आपके मन में भी जो डाउट्स हैं वो भी यहाँ पर हम क्लियर कर पाएं। ओके, चलिए टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।